हे गाइस, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझ लिया था कि क्या मीनिंग होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, या कॉन्सेप्ट क्या है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हिस्टोरिकली यानी कि इतिहास से किस तरीके से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ थी या स्ट्रैटिफिकेशन था, और क्या वो आज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हिस्टोरिकली 4 सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन थे। क्या थे? स्लेवरी, कास्ट, क्लास एंड एस्टेट। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती थी और क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे पहले थी अभी भी है, या अभी क्या सिस्टम चल रहा है स्ट्रैटिफिकेशन का। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ स्लेवरी। सबसे पहले जो पहले के ज़माने में, ठीक है, हम हिस्टोरिकली अभी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी धीरे धीरे आते जाएंगे, बट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो स्ट्रैटिफिकेशन जो सोसाइटी में था वो स्लेवरी के बेसिस पर था। स्लेवरी या गुलामी। देखिए क्या होता था, स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन विच सम इंडिविजुअल्स आर ओन्ड बाय अदर्स। इंडिविजुअल्स आर ओन्ड बाय अदर्स। स्लेवरी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है, यानी कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी अपन कहें। ये इस इनइक्वालिटी में या इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंडिविजुअल्स को, कुछ लोगों द्वारा, कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ अदर पीपल के थ्रू हायर कर लिया जाता है या खरीद लिया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सम पीपल एंड ये क्या कर रहे हैं, ये ए बी सी, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ये इंडिविजुअल्स हैं, एक अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। इन इंडिविजुअल्स को ये लोग खरीद ले रहे हैं, हायर कर ले रहे हैं। सोच लीजिए, मतलब कि इंडिविजुअल्स को खरीदा जा रहा है, किसी एक पर्सन को खरीद लिया जा रहा है या उसको ओन कर लिया जा रहा है, यानी कि अब तुम हमारे गुलाम हो, हमने तुमको खरीद लिया, अब तुम हमारी जीवन भर गुलामी करोगे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमारी गुलामी करोगे। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है स्लेवरी। ये होता है स्लेवरी का मीनिंग, यानी कि अब आप हमारे गुलाम हो चुके हो, हम आपको पेमेंट करेंगे तो हम आपको कितना पे करेंगे, या हम आपको पे नहीं करेंगे, या हम आपको एक ही बार में पैसा देके खरीद लेंगे। इस टाइप का सिस्टम पहले के ज़माने में होता था। इट एग्जिस्टेड इन, ये कहाँ पर होता था? एंशियंट ग्रीस में, रोम में एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए में। ग्रीस में, रोम में और जो यूएसए के सदर्न स्टेट्स हैं जो साउथ पार्ट में आते हैं, वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। कब हुआ करता था? 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। It has gradually been eradicated, but we do continue to have bonded labor being employed at various places, often even of children. अब वो क्या बता रहे हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम है वो धीरे धीरे इरेडिकेट होता गया, धीरे धीरे खत्म करते गए हम उसको। क्या हो रहा था, देखिए 18-19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड भी चल रहा था, तो धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी थी कि हर एक इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं टू लिव अ गुड लाइफ। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के पास में अधिकार है कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि हमको ये स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। इससे एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो ख़त्म होती है, या फिर हाँ उसको खतरा होता है। तो इसीलिए हमको ये सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। तो क्या करा हमने, धीरे धीरे करके स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन हमने बॉन्डेड लेबर, एक काइंड ऑफ सिस्टम शुरू कर दिया। ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया। हमने गुलामी खत्म कर दी, पर बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, यहाँ तक कि बच्चों से भी करवाई जाती थी। अब बंधुआ मजदूरी क्या होती है, देखिए जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों को या फिर जो देहाती लोग थे उनको अपने मजदूर बना लेते थे, बंधुआ मजदूर बना लेते थे कि अब तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारे लिए मजदूरी करोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि उनको पैसा नहीं भी दिया जाता था उनकी मजदूरी के लिए, और यहाँ तक कि उनके जो बच्चे होते थे उनको भी मजदूर बना लिया जाता था। एक सीरियल आता था टीवी पे, क्या नाम था उसका, उड़ान शायद से नाम था। ठीक है, उसमें हमने देखा है कि कैसे एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता था। ठीक है, उसमें क्या दिखाया जाता था कि एक बहुत बड़ा
किसान वो सॉरी लैंडलॉर्ड होता था या बिजनेसमैन टाइप से होता था और वो पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करता था, तो वो क्या करता था, उसकी बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी खेती की ज़मीन थी, तो गांव में जितने भी लोग थे, गांव में जितने भी लोग थे जो गरीब लोग थे, उन सभी को वो अपने खेतों में काम करवाता था, यहाँ तक कि उनके बच्चों से भी काम करवाता था, और उन सभी के हाथ में एक सील लगा देता था जो उसकी खुद की सील थी, और वो फिर उसके बंधुआ मजदूर हो जाते थे। यानी कि अब जब तक वो सील आपके हाथ पे रहेगी तब तक, चाहे आपसे बने चाहे आपसे नहीं बने, आपको उनकी मजदूरी करनी है, उनके लिए काम करना है। तो यानी कि हमने स्लेवरी का सिस्टम तो खत्म कर दिया, पर कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। अब आज के टाइम में इसका अगर हम देखें, इसकी आज के टाइम में क्या ये चीज़ है, तो स्लेवरी तो आज के टाइम में नहीं है, लेकिन बंधुआ मजदूरी आज भी एग्जिस्ट करती है किसी गांव के कोने में, ठीक है। यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको सोसाइटी में नहीं दिखेगी बंधुआ मजदूरी, ठीक है, क्योंकि ये अभी एज अ क्राइम भी माना जाने लगा है, लेकिन फिर भी गांव में, देहात में, या बहुत ही मतलब पिछड़े गांव जहाँ पर है, आज भी ये चीज़ एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि वहाँ के लोगों का इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो पैसे के लिए वो मजदूरी करते ही हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस है आज के टाइम में। नेक्स्ट है एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है आपकी जमीन जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटी देखते हैं। एस्टेट सिस्टम ऑफ फ्यूडल यूरोप was prevalent until the French Revolution in 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में। फ्यूडल यूरोप था, उस टाइम पे जो यूरोप था वो फ्यूडल था, वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी थी, इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी ज़्यादा सेटअप नहीं हुई थी। उस टाइम पीरियड में यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चलता था, सॉरी एस्टेट सिस्टम चलता था, यानी कि ज़मीन जायदाद के बेसिस पर, आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्टिंक्शन किया जाता था, या इनइक्वालिटी प्रिवेल करती थी, असमानता थी। कैसे थी। द टू मेजर एस्टेट्स वर, या मेनली जो दो मेजर डिफरेंसेस थे वो क्या थे, द लैंडेड जेंट्री और नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री और सर्व्स। एक बहुत ही कुलीन वर्ग के लोग होते थे जिनके पास में बहुत पैसा, बहुत ज़मीन होती थी, बहुत जायदाद होती थी। एक पीजेंट्री होती थी, किसान वर्ग हो गए, है ना, जो देहाती लोग होते थे, बिल्कुल उनके पास में कोई ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं होती थी, बल्कि वो दूसरों के लिए काम करते थे। तो ये दो टाइप ऑफ एस्टेट सिस्टम पहले चलता था, एक बहुत कुलीन वर्ग के लोग, एक बिल्कुल निचले वर्ग के लोग, या फिर मैं कहूँ देहाती किसानी लोग जो होते थे। इस बेसिस पर भी पहले इनइक्वालिटी प्रिवेल करती थी। कहाँ पे प्रिवेल करती थी, फ्यूडल यूरोप में। ज़मीन जायदाद के बेसिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, या इनइक्वालिटी थी। आज इसका क्या स्टेटस है, आज जनरली ये चीज़ नहीं है। अब ये जो चीज़ पहले थी ये कहीं ना कहीं क्लास के फॉर्म में आज प्रेजेंट है। अब क्लास क्या होता है ये अभी अपन आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन एस्टेट सिस्टम जो पहले के टाइम में चलता था वो आज के टाइम में नहीं है। नेक्स्ट है कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ हम इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अब कास्ट या जाति, जाति के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी होती है, वहां पर एन इंडिविजुअल्स पोजीशन totally depends on the status attributes ascribed by birth। एक ऐसे सिस्टम में जहां पर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पर एक इंडिविजुअल की पोजीशन, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था तब उसकी स्थिति क्या थी। जब एक इंडिविजुअल का जन्म होता है तब उसकी स्थिति या उसका स्टेटस क्या था, ये उस इंडिविजुअल की पोजीशन को डिटरमाइन करता है इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, रादर देन ऑन एनी विच आर अचीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। यानी कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में, आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीव किया या क्या चीज़ अचीव नहीं की, रादर देन दिस, इस चीज़ को छोड़ के
आपके बर्थ के टाइम पे आपकी क्या पोजीशन थी, ये चीज आपके स्टेटस को, आपकी स्थिति को डिटरमाइन करता है। कहाँ पे? कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है, जहां पर कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ये चीज होती है। Now the status attributes ascribed by birth in a caste society define an individual's position more completely than they do in a class society. इसमें वो ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, आप किस वर्ग के हो, आपकी क्या क्लास है, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप मिडिल क्लास हो, इसकी तुलना में या रादर देन दिस आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस जाति के हो, ये आपकी पोजीशन, ये आपका स्टेटस ज्यादा अच्छे से बताती है। ठीक है, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो इसकी तुलना में आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ये आपकी इंडिविजुअल पोजीशन को ज्यादा अच्छे से या पूरी तरह से समझा देती है। ठीक है, अब फीचर्स क्या होते हैं कास्ट के? देखो, हम कास्ट को आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन हम पहले कास्ट टर्म को समझते हैं कि ये जो कास्ट यूज किया जाता है, ये कास्ट होता क्या है, ये जाति होती क्या है। अब जाति कितने टाइप्स की होती है, जाति में क्या क्या होता है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन सिर्फ कास्ट या जाति क्या होती है ये चीज हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब हमारा बर्थ हुआ था, जब हम बॉर्न हुए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हमारा पोजीशन क्या थी ये डिटरमाइन करती है कास्ट। ठीक है, अब फीचर्स क्या है कास्ट के, आप कैसे समझ सकते हो कि हम कास्ट की बात कर रहे हैं? तो कास्ट इज एस्क्राइब्ड, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। आप किस जाति में पैदा हुए हो, आपका जन्म किस जाति में हुआ है, आप कहाँ पर बॉर्न हुए हो, ये आपकी कास्ट को बताती है। यानी कि कास्ट बर्थ के टाइम पर ही डिटरमाइन हो जाती है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस जाति के हो। A person is born into the caste of one's parents. आपके पेरेंट्स की जो कास्ट होती है, आपके पेरेंट्स जिस कास्ट के होते हैं, जिस जाति के होते हैं, आपकी कास्ट भी वही होती है, सेम ही होती है। यानी कि कास्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। कास्ट आप चूज नहीं कर सकते हो कि आप किस कास्ट में जन्म लेना चाहते हो, कास्ट ऑलरेडी आपकी डिटरमाइंड होती है। ठीक है, कभी ऐसा होता है क्या कि आप किसी कास्ट में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप बोलो कि नहीं मुझे तो उस जाति का होना है, मुझे उस जाति को अपना लेना है, आप बोल सकते हो, बट आप हो नहीं सकते। ठीक है, वही सेम चीज कि आप क्या चीज सोच सकते हो, ये क्या चीज आपको लगती है, बट क्या चीज है। सो व्हाट इज कि आप किस कास्ट से हो ये आपकी अपनी चॉइस नहीं हो सकती। ये चीज आप कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, किस कास्ट में आपका जन्म हुआ है, ये चीज डिटरमाइन करती है। One cannot change one's caste or leave it. You cannot change. आप अपनी कास्ट को ना ही बदल सकते हो ना ही छोड़ सकते हो। कास्ट इज एंडोगेमस। एंडोगेमस मतलब कि मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, जब आप शादी करोगे, यानी कि मान लो आप लड़के हो या लड़की हो, तो आप जिस भी लड़के या लड़की से शादी करोगे वो आपकी अपनी कास्ट का होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते हो। अगर आप अपर कास्ट के हो तो आप अपर कास्ट में ही शादी करोगे, अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आप लोअर कास्ट में ही शादी करोगे। यानी कि कास्ट इज एंडोगेमस। इंटर कास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं है कास्ट के अंदर। ठीक है, ये जाती है, इसके बेसिस पे, मतलब ये वो चीजें हैं जिन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, एंड हम आज भी इसे फेस करते हैं। आज भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग, आई वुड से कि 50% लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए और 50% मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। यानी कि कास्ट अभी पूरी तरीके से हटी नहीं है, अभी भी जाति के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। अब देखो, आप अपना खाना उनके साथ भी शेयर करोगे या नहीं करोगे, इस चीज पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे होता है? कास्ट मेंबरशिप इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड। आप जिस कास्ट के हो उस कास्ट में फूड को लेके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, एंड फूड शेयरिंग को लेके, फूड को लेके एंड फूड
शेयरिंग को लेके। What kind of food may or may not be eaten is prescribed and whom one may share food with is also prescribed। यानी कि हर एक जाति के अंदर ये चीज बताई जाती है कि आप किस तरीके का खाना खाओगे या किस तरीके का खाना नहीं खाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स को ये चीज कही गई कि आप सिर्फ वेजिटेरियन ही खाओगे, आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाओगे, और आप अपना खाना किसके साथ शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये चीज भी बताई गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपर कास्ट के हो तो लोअर कास्ट के साथ में अपना खाना शेयर मत करो। ठीक है, जनरली ये चीजें होती हैं कास्ट में। और क्या होता है कास्ट में? हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। All castes are arranged in a hierarchy of rank and status, while the hierarchical position of many castes may vary from region to region। यानी कि जाति जो होती है, जो कास्ट होती है, उसकी अपनी एक हायरार्की होती है। ठीक है, उसकी एक अपना स्ट्रक्चर होता है कि कौन सबसे टॉप पे आएगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा और सबसे नीचे कौन होगा। यानी कि कास्ट में हायरार्की होती है रैंक के अकॉर्डिंग। हालांकि रीजन टू रीजन यानी कि प्लेस के बेसिस पे, एरिया बेसिस पे ये चीज डिफरेंशिएट करती है कि कौन सी जाति को हम टॉप पे रख रहे हैं और कौन सी जाति को हम सबसे नीचे रख रहे हैं। ये चीज अपन आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देन सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब जाति के अंदर कुछ सब जाति भी होती हैं, यानी कि कास्ट के अंदर कुछ सब कास्ट भी होती हैं और सब कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होती हैं। ठीक है, कास्ट almost always have subcaste and subcaste may have subcaste। यानी कि कास्ट के लिए डिस्टिंक्शन तो है ही सोसाइटी में, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी तो है ही, लेकिन अब उस कास्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, सोसाइटी है, सोसाइटी में कास्ट है, कास्ट के अंदर सब कास्ट है। ठीक है, पर जाति या उपजाति जो हम कहते हैं ना, उपजाति कहते हैं, पर जाति नहीं। ठीक है, तो सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तीसरी चीज ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। अगर आप पहले के टाइम से कंपेयर करो जाति को, तो हर एक जाति क्या काम करती है ये चीज डिफाइंड थी, या जो भी लोग जैसा काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उनकी जाति भी होती थी। अ पर्सन born into a caste could only practice the occupation associated with that caste। यानी कि आप जिस जाति में हुए हो तो आपके लिए काम निर्धारित है कि आप इस जाति में हुए तो आप ये वाला ही काम करोगे। यानी कि आपकी ऑक्यूपेशन आपकी कास्ट से लिंक्ड अप होती है। सो ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी अंडर कास्ट सिस्टम। आप जैसे मान लो आप ए कास्ट के अंदर हुए हो, ठीक है, आपकी ए कास्ट है जस्ट सपोज, तो इस कास्ट के लिए काम निर्धारित है कि आप कौन सा काम करोगे। अब इनके लिए तो काम निर्धारित है कि आप ये काम करोगे ही, लेकिन फिर इसके बाद में मान लो आपके जो आपका जो चाइल्ड होगा, ठीक है, बाद में आपका जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड भी वही सेम काम करेगा जो काम आप कर रहे थे। यानी कि कास्ट में ऑक्यूपेशन डिसाइडेड होती है और फिर वो ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी होती है, वंश से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि आपने जो काम किया है सेम काम आपका बच्चा भी करेगा। ये फीचर्स होते हैं कास्ट के। ठीक है, कास्ट कुछ इस तरीके की होती है। देन इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा है? कास्ट क्या होती है हमने समझ ली, हिस्टोरिकली कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये भी हमने समझ लिया। अब इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा है ये हम समझ लेते हैं। सो इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड अ हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। एक सोसाइटी में, एक समाज में आगे कैसे फंक्शनिंग होगी, सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड थी। इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड अ हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। Each position in the caste structure was defined in terms of its purity or pollution relative to others। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं उसको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा था या कैसे इवॉल्व्ड अप होता है। तो देखिए, बहुत पहले अपन चल जाते हैं, बहुत पहले, ठीक है, बहुत सालों पहले क्या होता था, आप जो काम करते थे वर्ण सिस्टम हुआ करता था। आप जो काम करते थे उस काम के अकॉर्डिंग आपकी जाति होती थी।
ठीक है, वर्ण हुआ करता था, जाति तो होती ही नहीं थी, वर्ण सिस्टम था, ठीक है। कौन सा सिस्टम था? वर्ण सिस्टम। तो इस वर्ण सिस्टम के अंदर जनरली ह्यूमंस को या पूरी सोसाइटी को 4 चीजों में डिवाइड किया गया था, या 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। कौन से थे वो 4 वर्ण? एक थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, देन थे आपके वैश्य, एंड देन शूद्र। देखिए, ब्राह्मण क्या करता था? टीचिंग का काम करता था। जो भी ब्राह्मण होते थे वो टीचिंग का काम करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, जो भी ग्रंथों में लिखा गया था या जो भी गीता में, रामायण में, ये सारी चीजें जो बताते थे, यानी कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शिक्षा देते थे। इन जनरल जो टीचर्स होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। जो बिजनेस क्लास होती थी, जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, वो वैश्य होते थे। और जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते थे, इसके अलावा कोई और काम करते थे, वो शूद्र होते थे। यानी कि वर्ण के बेसिस पे आप क्या काम करते हो, इस बेसिस पे डिवाइडेड था, ठीक है। अब आप, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। अगर ब्राह्मण का बेटा बिजनेस करना चाहता है तो वो वैश्य की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि जाति नहीं थी, पहले के जमाने में जाति नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मनुस्मृति लिखी गई, ऋग्वेद वगैरह लिखे गए और डिफरेंट और भी ऐसे चीजें लिखी गई, तो उनमें इस डिस्टिंक्शन को थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में दिखाना चाहा। या फिर मैं ये कहूँ कि जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स बहुत रिस्पेक्टेड होते थे पहले के टाइम में। क्यों होते थे? क्योंकि ये टीचिंग का काम करते थे, ये एक तरीके से गुरु होते थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनको, इंडिया की बात चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे इनको थोड़ा सा ऐसे घमंड आने लग गया कि यार हम तो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, तो हम सोसाइटी में जैसी चीज़ चाहेंगे वैसा होगा, हमारा बोलबाला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जो ग्रंथ वगैरह और भी सारी चीज़ें लिखी गई, उनमें क्या किया गया, उनमें ये कहा गया कि ये वर्ण सिस्टम को जाति में बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया? ये कहा गया कि जो भगवान ब्रह्मा है, ठीक है, जो भगवान ब्रह्मा है उनमें से ये चारों जातियां निकल के आई हैं। फिर वर्ण से क्या हो गया, जाति होने लग गई। और ये चीज कर दिया कि ब्रह्मा के सर से, ब्रह्मा के हेड से ब्राह्मण्स निकले हैं, एंड ब्रह्मा के शोल्डर्स से क्षत्रिय निकले हैं, ब्रह्मा की थाइज से वैश्य निकले हैं, और ब्रह्मा की फीट से शूद्र निकले हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी दे दी गई। क्या कह दिया गया कि ब्राह्मण जो है वो सर से निकले, यानी कि ये कौन है, ये प्रीस्ट हैं, ये टीचर्स हैं। जो शोल्डर से निकले हैं वो क्षत्रिय हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये युद्ध लड़ेंगे, रूलर्स होंगे, राजा होंगे, ये वाले काम ये करेंगे। जो थाइस से वैश्य निकले हैं वो क्या काम करेंगे, वो ट्रेडर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ये होंगे। जो फीट से निकले हैं वो शूद्र होंगे या मैनुअल लेबरर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, जो लोगों के लिए काम करते होंगे। और इसके बाद में ये तो उन्होंने कर ही दिया, और फिर कास्ट के बेसिस पे कर दिया। उन्होंने ये कर दिया कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ये चीज कर दी। यानी कि पहले जो वर्ण सिस्टम था उसको बाद में कास्ट सिस्टम में बदल दिया गया। और इसके बाद में एक दलित कैटेगरी को भी लेके आ गए। दलित क्या थे, दलित जाति कौन सी मानने लग गए कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, ये लोग साफ सफाई का काम करते हैं, स्ट्रीट क्लीनिंग करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो ये अनटचेबल्स हैं, ठीक है। यानी कि अब क्या कर दिया, 5 जाति कर दी। तो कुछ इस तरीके से सोसाइटी में डिस्टिंग्विश किया गया, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज, असमानताओं को पैदा किया गया जो पहले नहीं थी, वो किया। तो जो चीज़ हमने पढ़ी कि ये जो चीज़ें होती है, जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है, वो इंडिविजुअल फैक्ट नहीं बल्कि सोशल फैक्ट होता है। यानी कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो समाज ने क्योंकि एक्सेप्ट कर ली है, हालांकि ये चीज़ें किसने बनाई, इंडिविजुअल्स ने, लोगों ने ये काम किया, लेकिन फिर बाद में सोसाइटी ने इसे अपना लिया गया, तो ये क्या हो गए, सोशल फैक्ट्स हो गए।
तो कुछ इस तरीके से इंडिया में जाति आती है, ठीक है। नाउ इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड अ हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। तो इंडिया में क्या होता था, कास्ट के बेसिस पे ये चीज चलने लग गई, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी वर्क करने लग गई। हर एक पोजीशन जो थी कास्ट में, कास्ट का जो स्ट्रक्चर था, जो एक कास्ट स्ट्रक्चर था, उसमें हर एक पोजीशन किस तरीके से डिफाइंड होती थी कि आप कितने ज्यादा प्योर हो। जैसे आप बहुत ज्यादा प्योर हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आप ब्राह्मण हो गए, या फिर आप अच्छा काम नहीं करते हो, आप वर्किंग का काम करते हो तो आप शूद्र कैटेगरी में आ गए। तो इस तरीके से प्योरिटी के बेसिस पर कास्ट को डिवाइड करने लग गए, कास्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करने लग गए। द ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कंसेप्चुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फोरफोल्ड वर्ण। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सारी चीजें कर दी गई। इन रियलिटी देयर आर इन्यूमरेबल ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट ग्रुप कॉल्ड जाति। और फिर बाद में इनको जाति के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर दिया गया। और फिर आगे क्या हुआ ये अपन देखते हैं। Endogamy and ritual avoidance of contact with members of lower caste were considered critical for maintaining purity by the upper caste। तो ये कास्ट डिस्टिंक्शन कर दिया गया, ये अपन ने समझ लिया। फिर उन्होंने क्या करा, एंडोगेमी यानी कि आप मैरिज अपनी कास्ट में ही करोगे, और रिचुअल्स, आपके जो अपने रिचुअल्स हैं, जब आप अपनी पूजा पाठ करोगे या जब आप अपने काम करोगे, तो ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं आपको इनसे दूर रहना है, इनके कांटेक्ट में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप इनके कांटेक्ट में आओगे तो आपकी जो अपनी प्योरिटी है अपर कास्ट की, आपकी जो अपनी शुद्धता है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, या फिर आप शुद्ध नहीं रहोगे, आप अशुद्ध हो जाओगे। ये सारी चीजें हिस्टोरिकली चलती थी सोसाइटी में। इन टुडेज इंडिया दिस कास्ट सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट। आज इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये कास्ट सिस्टम आज भी प्रिवेल करता है, आज भी इंडिया में कास्ट सिस्टम है। हम देखते ही हैं कितना ज़्यादा जाति को लेके हमारे यहाँ पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी चलती है। The well-known sociologist A.R. Desai observations that the changes brought in by urbanization inevitably maintains discrimination। देखो, कास्ट सिस्टम था ये हमने देखा, हिस्टोरिकली था हमने देखा, आज है ये भी हमने देखा। लेकिन आज किस तरीके से इसका स्टेटस है या आज इसकी स्थिति क्या है, कैसे ये चेंज हुआ है, ये किसने बताया? A.R. देसाई ने। उनने पहले ये चीज़ बताई कि जब अर्बनाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब लोग रूरल से अर्बन एरियाज में आके रहने लग गए, तो थोड़ा सा कास्ट डिस्टिंक्शन जितना ज़्यादा था उसमें कमी आई। कैसे कमी आई कि पहले अगर आप गांव वगैरह में, देहात में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पर। लेकिन फिर उसके बाद में जब हम सिटी में आ गए, तो सिटी में लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अपने काम वगैरह में लगे थे, अपना वर्क करते रहते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो क्या होता था, जब सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं था, जैसे पहले क्या होता था, पहले जाति के बेसिस पर अगर छोटी जाति के जो लोग होते थे उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खाया जाता था। लेकिन सिटी में क्या हुआ, अर्बनाइजेशन के बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े होटल्स खुल गए, बड़े बड़े थिएटर्स खुल गए। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि छोटी जाति के लोग नहीं आएंगे या बड़ी जाति के ही लोग आएंगे, तो सब साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद ये चीज़ अब यहाँ से चली जाएगी। तो थोड़ा सा चेंज तो आया, लेकिन माइंडसेट में पूरा चेंज नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि जैसे जो इंडस्ट्रीज होती थी या जो फैक्ट्रीज होती थी, वहाँ पर जो लोग काम करते थे, अब वहाँ पर तो छोटी जाति के लोग भी काम करते थे, बड़ी जाति के लोग भी काम करते थे। और ऐसा नहीं था कि छोटी जाति के जो लोग होंगे वो सिर्फ वर्कर या लेबरर का काम करेंगे, वो भी अच्छा काम करते थे, या जो बड़ी जाति के लोग होते थे वो छोटी जाति के लोगों का भी काम करते थे। यानी कि काम में अब ऐसा नहीं था कि ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं था, ठीक है। कहाँ पर? जब अर्बनाइजेशन होने लगा। लेकिन क्या चीज़ थी लोगों के मन में, क्या चीज़ थी कि जो छोटी जाति के लोग होते थे वो उनके साथ में खाना नहीं खाते थे, उनका पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ से अगर पानी टच हो गया तो उस पानी को भी नहीं पीते थे। तो यानी कि जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कास्ट को लेके दायरा चेंज तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से चेंज अभी नहीं हुआ है। इवन टुडे एक्यूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। आज के टाइम में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम
कास्ट एज इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव गेन्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि जब हम डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे अब आ चुकी है, तब के टाइम में अगर आप देखो तो कास्ट सिस्टम जो पहले हुआ करता था अब वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। देखिए, एक तो मॉडर्न टाइम्स में हम आ गए हैं, तो पहले जो कुप्रथाएं चलती थी, जो पहले मान्यताएं थी, वो अब तो कम से कम नहीं है। लेकिन उसके साथ में ही जो डेमोक्रेसी के आने की वजह से, लोकतंत्र की वजह से भी थोड़ा सा कास्ट सिस्टम का जो वर्किंग है वो चेंज हो गया है। कैसे? जब कास्ट एज इंटरेस्ट ग्रुप हैव गेन्ड स्ट्रेंथ, अब कास्ट को हम एज अ इंटरेस्ट ग्रुप देखते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि पहले इनके साथ में भैया बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है, ये अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो अब हमको इनको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी। तो जहाँ पर पहले जो लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस होती थी, वो आज के टाइम में उनको स्ट्रेंथ मिल चुकी है, वो एज अ इंटरेस्ट ग्रुप वर्क कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो पहले की मान्यताएं थी, जो बिल्कुल पहले ऐसा था कि जो है ब्राह्मण के घर के सामने से निकलना नहीं है, या फिर उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खाना है, या जो छोटे लोग हैं उनको अपने घर में नहीं बुलाना है, उनको अपने घर में बिठाना नहीं है, या फिर एंडोगेमी आपको प्रैक्टिस करनी है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी। तो धीरे धीरे जो चलन है, वो जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। ये चीज़ तो हम देख रहे हैं, क्योंकि अब हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए हैं। वो पहले जैसा समाज नहीं रहा है। अब हम एक साथ काम करते हैं, एक ही ऑफिस में भी काम करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही स्कूल में है, हमारे साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स। यहाँ तक कि स्कूल में तो ये चीज़ें होती नहीं है। देखो, स्कूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्या होती है? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। पहली चीज़ तो आप कास्ट को इतने अच्छे से जानते नहीं है या समझते नहीं है, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसी भी कास्ट को, आप उनके साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखते हो, है ना। जैसा मैंने पढ़ा था ना, प्राइमरी ग्रुप, हाईली पर्सनल रिलेशंस। तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपकी जो फैमिली में होते हैं, या फिर मैं जनरली सिर्फ स्कूल की बात करूँ, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे रिलेशंस उसके साथ में बहुत अच्छे होते हैं। वो तो जब हम फिर सोसाइटल स्फेयर में आ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और वो डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं, या फिर हम अपना एक तरीका अपनाते हैं, वो एक चीज़ अलग है। यानी कि चीज़ें अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी हैं। और इकोनॉमिक कंडीशंस, जो लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, सॉरी क्लासेस नहीं, जो लेस प्रिविलेज्ड कास्ट हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अब सुधरती जा रही है ना। उस कंडीशन में अब सुधार आता जा रहा है। अब वो वर्क करने लगे हैं, अच्छे से रहने लगे हैं, और जो अनटचेबल्स वाली चीज़ थी वो तो हमारे यहाँ पे लीगली क्राइम भी उसको हमने बोल दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि चीज़ें बदलती जा रही। लेकिन अगर हम सोशली देखें तो सोशली आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर मैं कहूँ मन ही मन लोग आज भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भले सामने से ना बोलें, पर उनके मन में वो चीज़ रहती है। जैसे अगर हम एक यहाँ पर शादी की बात देखें तो इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है। आज भी कुंडली वगैरह मिलान करके, और आप किस समाज से हो, आपका गोत्र देख के, ये सारी चीज़ें देख के आज भी शादियां होती हैं। मतलब कि एज एन इंडिविजुअल आपको नहीं देखा जाता है, आपकी कास्ट के साथ में आपको जोड़ के, या आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या पोजीशन है, ये चीज़ देख के डिटरमाइन की जाती हैं चीज़ें। तो कास्ट को, अगर हम कास्ट के स्टेटस आज के टाइम में देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार है, लेकिन सोशल कंडीशन में उतना सुधार नहीं है। ये बोल सकते हैं कि 50% सुधार है, पर 50% नहीं है। तो ऑब्वियसली हम 50-50 तो नहीं चलेंगे, हमको आगे बढ़ना, एटलीस्ट 90% तक ये इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, और फिर धीरे धीरे 100% हमको ये इनइक्वालिटी खत्म करनी है। और शुरुआत कैसे होगी? आज से होगी, हमसे होगी, ठीक है। हम भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। जैसे देखो, एक ही पर्सन ने स्टार्ट किया होगा ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना, फिर धीरे धीरे उसने अपने साथियों को इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस किया होगा, फिर उन सब ने मिलकर कही होगी, तो फिर आज कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। आज ये एक सोशल फैक्ट बन चुका है। अगर हम आज से शुरुआत करेंगे इसको बदलने की, पहले हम अपने आप को बदलेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे और कौन कौन सी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आप सोसाइटी में देखते हो, या आपको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं और इन्हें बदलना चाहिए। आपका व्यू पॉइंट क्या है, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इससे आपकी खुद की भी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन क्या है? क्लास। क्लास के बेसिस पे
इनइक्वालिटी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है। पहले किस तरह से होती थी, जमीन जायदाद के बेसिस पे, आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। आज ये क्लास के बेसिस पे डिस्टिंक्शन या पहले से कैसे चला आ रहा है, ये चीज समझते हैं। पहले समझते हैं क्लास क्या होती है। क्लास रिफर्स टू अ ग्रुप that is based on sharing of similar economic resources such as wealth, income, property। क्लास एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर सिमिलर इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, आपकी जो आर्थिक रिसोर्सेज होते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक जैसी होती है। दूसरी चीज क्या लिखी है, इन दिस सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इस स्ट्रैटिफिकेशन के सिस्टम में, इस इनइक्वल सिस्टम में, a person is born into a social ranking but can move up or down from its class more easily। अब एक पर्सन जो है वो सोशल रैंकिंग में होता है, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप किस कास्ट में होगे, ये चीज़ अपन ने अभी पहले देखी थी, उस तरीके से होता है। लेकिन आप अपनी क्लास में ऊपर जाओगे या डाउन आओगे, ये चीज़ आप इजीली कर सकते हो। आप सोच रहे हो मैम ये इतना सारा क्या पढ़ा दिया, समझाओ तो देखो क्लास, क्लास क्या होता है, आप किस वर्ग के हो, ठीक है, क्लास या वर्ग, ये चीज होती है। अब यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, फिर और लोअर क्लास, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हो गए आपकी रिच क्लास, ये हो गई आपकी मिडिल क्लास, ये हो गई आपकी पुअर क्लास, ठीक है। रिच सबसे अमीर लोग, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग, पुअर क्लास या फिर सबसे गरीब लोग। अब क्लास मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिनके सिमिलर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो। आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति उस क्लास के लोगों की ही तरह होती है। नाउ जस्ट सपोज आप रिच क्लास के हो, ठीक है, आप बहुत अमीर वर्ग के हो, तो आपके जो रिसोर्सेज होंगे, आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी, आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, आपकी वेल्थ, आपकी इनकम या फिर आपकी प्रॉपर्टी, वो इस क्लास के लोगों के साथ में मिलती जुलती होगी। रिच हैं मतलब सबके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी इनकम है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब आप क्योंकि इस ग्रुप से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास भी बहुत पैसा होगा, आपके पास भी बहुत इनकम होगी ना। जस्ट सपोज आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो, तो पुअर क्लास मतलब कि आपके पास में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, शायद आपके पास में खाने को बहुत कम होगा या कभी नहीं होगा, या आप थोड़े में गुजारा कर रहे हो बिल्कुल, और बहुत मुश्किल से गुजारा आपका हो रहा है, प्रॉपर्टी शायद आपके पास में नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, तो ये एक पुअर क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब अगर आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे, इस क्लास में जितने भी लोग होंगे, आप उन्हीं की तरह होगे। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से ही समझ लेते हैं। आपके स्कूल में, आपका एक पूरा स्कूल है, जैसे सपोज ये आपका स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, है ना। जैसे सपोज ये 11th है, ये 12th है, ये 10th है, ये 9th है, ये डिफरेंट क्लास हैं एक स्कूल में। अब इस क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सभी एक जैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं एक जैसे ही हो ना। 11th क्लास के सारे बच्चे 11th के ही हैं ना, 12th के सारे 12th के ही हैं, आप सभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और जनरली एक ही एज के भी हो, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो। अब लेकिन यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपकी क्लास को डिटरमाइन करती है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो। अब अगर आप देखो कि सोसाइटी में आप किस कास्ट में बॉर्न हुए हो, आपका जन्म किस कास्ट के अंदर हुआ है, या सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप किस क्लास के हो, वो एक अलग केस होता है। आप किस कास्ट के हो वो एक अलग केस होता है। लेकिन आप अपनी क्लास में, जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो, जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप रिच से हो, चाहे मिडिल से हो, चाहे आप पुअर क्लास से हो, इन तीनों में ही आप या तो ऊपर मूव कर सकते हो या तो डाउन मूव कर सकते हो। यानी कि जस्ट सपोज आप अभी पुअर क्लास में हो,
लेकिन फिर आप क्या करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे से जो है कमाते हो, सेविंग्स करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आप मिडिल क्लास में आ सकते हो, या फिर आप रिच क्लास में भी जा सकते हो, या फिर आप रिच क्लास में हो तो रिच क्लास में से फिर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करी और आपके पास में जितना पैसा था आपने पूरा उड़ा दिया, तो आप मिडिल क्लास में भी आ सकते हो या आप पुअर क्लास में भी आ सकते हो। यानी कि एक क्लास के अंदर आप अपनी रैंकिंग को, आप अपने स्टेटस को या तो ऊपर की तरफ मूव ऑन कर सकते हो या तो फिर आप डाउनफॉल कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है क्लास, इसे कहते हैं क्लास। ठीक है, इस क्लास के बेसिस पर भी इनइक्वालिटी है, कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, कोई मिडिल क्लास है। चैप्टर 1 में मिडिल क्लास, रिच, पुअर के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा था। अब बहुत सारे अलग अलग थ्योरिस्ट ने या सोशियोलॉजिस्ट ने क्लास को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, कि उनको क्या चीज़ लगती थी, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्लास को डिफाइन किया है। सबसे पहले अगर आप मार्क्सिस्ट थ्योरी देखो, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, तो कार्ल मार्क्स ने कैसे डिफाइन करा है क्लास को, सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय देयर रिलेशन विथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक सोसाइटी के अंदर, उस प्रोडक्शन में आप क्या रोल निभा रहे हो, ये आपकी क्लास डिटरमाइन करती है। लाइक सपोज प्रोडक्शन में आप वर्कर का काम कर रहे हो या लेबरर का काम करते हो, तो आप वर्कर्स क्लास से बिलोंग करते हो। या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आप ओनर हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आप बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हो। तो मार्क्स ने क्या कहा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, उस प्रोडक्शन में आपका क्या रोल है, ये आपकी क्लास को बताता है। इसके बाद में मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने कहा लाइफ चांसेस। मैक्स वेबर ने इस टर्म को यूज किया, लाइफ चांसेस को। उन्होंने ये कहा विच रिफर्स टू द रिवार्ड्स एंड एडवांटेजेस अफोर्डेड बाय मार्केट कैपेसिटी। आपकी लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें मिली, आपको जो भी एडवांटेजेस मिले, आपको जो भी डिसएडवांटेजेस मिले, उन एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा के या उन डिसएडवांटेजेस से लड़ के या उनका सामना करके आप आज लाइफ में कहाँ पर हो, वो चीज़ आपकी क्लास डिटरमाइन करती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हो और आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हो। जस्ट सपोज आप रिच क्लास में आ जाते हो, तो आपको लाइफ में कैसी चांसेस मिली, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने उनका कैसे एडवांटेज उठाया, वो आपकी क्लास डिटरमाइन करती है कि आप किस क्लास से हो। ये किसने कहा, मैक्स वेबर ने। देन द फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या है, सो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन begins from the general belief that no society is classless or unstratified. फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो होती है वो ये चीज़ मानती है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज क्लासलेस नहीं होता, कोई भी समाज अनस्ट्रैटिफाइड नहीं होता। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो पूरा बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, यानी कि हर एक समाज में इनइक्वालिटी, असमानताएं होती हैं, हर एक समाज में क्लास होती है। ये किसने कहा, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने। सोशल इनइक्वालिटीज आर फंक्शनल फॉर सोसाइटी बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू ऑक्यूपाई जॉब्स दैट आर एसेंशियल टू द ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक सोसाइटी में असमानता होती है, इनइक्वालिटीज़ होती है, और ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इन्होंने लाइफ चांसेस की बात करी तो इन्होंने ये चीज़ कहा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई दिमागदार है, कोई बेअकल है। तो जब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो जिसके पास में दिमाग होगा, जो समझदार होगा, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर लेगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के फिर वो एक अच्छी जगह पहुंच जाएगा, वो शायद जॉब करने लगेगा। ठीक है, और जिसके पास में दिमाग नहीं होगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, तो वो लोअर क्लास में ही रह जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, ये जो लाइफ चांसेस, अगेन ये भी लाइफ चांसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है
क्योंकि जब सोशल इनइक्वालिटी होगी तो जिसके पास में दिमाग होगा वो आगे बढ़ जाएगा और जिसके पास में नहीं होगा वो नीचे ही रह जाएगा, वो बॉटम पे ही रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी के सिस्टम को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। लाइक जस्ट सपोज एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में सारे दिमागदार ही लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये सारे दिमागदार लोग सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे और सारे के सारे लोग रिच हो जाएंगे, बहुत पैसा इनके पास में, ठीक है। सारे के सारे लोग रिच हो गए, बॉटम पे तो कोई भी नहीं बचा, ना ही मिडिल क्लास है ना ही पुअर है, ठीक है। अब जब बॉटम पे कोई भी ही नहीं है, सिर्फ रिच ही रिच हैं, तो काम कौन करेगा, ठीक है। फिर वर्कर्स कहाँ से लाओगे, लेबरर्स कहाँ से लाओगे, इंजीनियर्स कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती ही है और वो इम्पोर्टेंट भी है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को रन करने के लिए। ये कौन कहते हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, एंड इवन आई पर्सनली एग्री विद देम, क्योंकि हर एक समाज में इनइक्वालिटीज तो होती ही हैं और अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा। क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज होती ही हैं, ठीक है। Thus, social inequality और stratification is an unconsciously evolved system। मतलब कि इसीलिए जो सोशल इनइक्वालिटी है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये हमारी मतलब हम ऐसा सोच ही नहीं रहे थे, ये तो जस्ट एक अनजाने में इवॉल्व अप हो गई। इनइक्वालिटी तो जस्ट एक इवॉल्व अप हो चुकी है सोसाइटी में, by which societies ensure that the most important positions are deliberately filled by the most qualified person। तो इस सोशल इनइक्वालिटी से क्या चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वालिफाइड है, जो मोस्ट टैलेंटेड है, वो उस जॉब को ही पाएगा जो चीज़ उसके लिए बनी है, और जो जिसके लिए नहीं बनी वो उसको नहीं पाएगा। तो यानी कि सोशल इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्लास के फीचर्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है हमने समझ लिया, क्लास को डिफरेंट थ्योरिस्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया है ये भी हमने समझ लिया। अब क्लास के फीचर्स क्या होते हैं, एज अपोज्ड टू कास्ट सिस्टम क्लास डज नॉट हैव एनी रिलीजियस और लीगल सैंक्शन। जैसे हमने कास्ट सिस्टम में देखा, जाति वाले सिस्टम में क्या चीज़ देखी हमने कि जाति के बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आप के पास में रिलीजियस या लीगल सैंक्शन क्लास में नहीं होते। जैसे कास्ट में क्या होता था, जाति में क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर वगैरह में नहीं आने देते थे, या उनको जो है भगवान की पूजा पाठ नहीं करने देते थे। तो जनरली एक रिलीजियस सैंक्शन, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शन होते थे कि जिस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी भरते हैं वहाँ से आप पानी नहीं भरोगे। ये पहले की ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ये चीज़ें होती थी, लेकिन क्लास सिस्टम में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। तो यानी कि कास्ट सिस्टम से क्लास सिस्टम बिल्कुल अलग है। इट इज़ एन ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी इज रिलेटिवली ईजी। अब देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो तो आप उस क्लास में मूव अप भी कर सकते हो, मूव डाउन भी कर सकते हो। यानी कि जो स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम है क्लास में वो ओपन सिस्टम है। देन मेंबरशिप ऑफ क्लास इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। आप किस क्लास के मेंबर हो यह आपका स्टेटस डिफाइन करता है, ठीक है। आप रिच हो तो अगर आप रिच हो तो फिर आप रिच क्लास के मेंबर होगे, अगर आप पुअर हो तो आप पुअर क्लास के मेंबर होगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अब आप रिच हो गए हो तो रिच क्लास के जो मेंबर्स हैं वो आपके लिए आएंगे फूल माला लेके, वो आप हमारे यहाँ पे आपका स्वागत है, ऐसा नहीं होता। आप अल्टीमेटली उस क्लास के मेंबर हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। अब जो सेम क्लास के मेंबर्स होते हैं, जो एक ही क्लास के मेंबर्स होते हैं, दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सो दैट दे मे फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, लाइकिंग्स होती हैं, डिसलाइकिंग्स होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। जो एक क्लास के मेंबर होते हैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर लेते हैं, अपनी अपनी क्लास की ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी अपनी संस्थाएं बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस कौन बनाता है, फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कोई एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो सभी अब एक ही क्लास के हो गए, वर्किंग क्लास के हो गए वो सारे के सारे।
तो वर्किंग क्लास के लोग क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, यानी कि जब भी हमारे साथ में कोई भी ऐसा बुरी चीज़ होगी या कोई हमको अच्छी चीज़ करनी होगी या जो भी चीज़ होंगी, तो हम इस ट्रेड यूनियन के थ्रू अपने सारे काम करेंगे, यानी कि हम सब एक साथ में होके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाता है एक ही क्लास के मेंबर्स में। दूसरी चीज़, दे शेयर सिमिलर लाइफ स्टाइल। आप जिस क्लास के हो, आप उस क्लास के जैसे ही लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर देते हो, उनके जैसे रहना, बोलचाल, थिंकिंग, सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर देते हो। Now in a traditional caste system, social hierarchy is fixed, rigid and transmitted across generation. अब एक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में क्या होता था, हमने देखा था कि जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये चीज़ कहाँ होती थी, कास्ट सिस्टम में होती थी, सोशल हायरार्की थी, है ना, और बहुत ही रिजिड और फिक्स्ड सिस्टम था कास्ट सिस्टम में, ठीक है, जाति वाले सिस्टम में। लेकिन अगर आप मॉडर्न क्लास सिस्टम देखो, जो चीज़ मैंने आपसे पहले कही कि कास्ट सिस्टम पहले की सोसाइटीज़ में होता था, अब वो क्लास सिस्टम से चेंज्ड अप होता जा रहा है। जैसे पहले ज़मीन जायदाद के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती थी, अब क्या कर दिया, क्लास के बेसिस पे उसको चेंज कर दिया। पहले जातियाँ होती थी, अब क्या क्लास होने लगी कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। ये चीज़ आगे मॉडर्न सोसाइटी में तो है ही, और पोस्ट मॉडर्न में भी यही रहने वाली है कि आपको क्लास के बेसिस पे जाना जाएगा कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो। तो मॉडर्न क्लास सिस्टम क्या है, ओपन है और अचीवमेंट बेस्ड है, यानी कि आप मूव अप भी कर सकते हो, आप मूव डाउन भी कर सकते हो, और आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें अचीव की हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास डिटरमाइन होती है। तो ये थे सारे आपके स्ट्रैटिफिकेशन के बेसिक सिस्टम जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में थे, फिर उनका आज क्या स्टेटस है, और फिर मॉडर्न सोसाइटीज़ में वो किस तरीके से होंगे या आज कैसे हैं। ठीक है, स्लेवरी हमने डिस्कस किया, एस्टेट हमने डिस्कस किया, कास्ट हमने डिस्कस की, और क्लास हमने डिस्कस की। ये क्या चीज़ें हैं कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में किस तरीके से इनइक्वालिटी बिल्कुल कूट कूट के भरी है, और अब आप उन इनइक्वालिटीज़ में क्या चेंज चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से आपके और मेरे बीच में भी कुछ डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटस एंड रोल इन सोसाइटी। अब स्टेटस क्या होता है, सोसाइटी में क्या रोल्स होते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।